कि हमने क्यों इस डेमोक्रेसी को अपनाया था। सिर्फ इसीलिए कि उस समय ब्रिटेन में डेमोक्रेसी था, या फिर ये सोचकर हमने डेमोक्रेसी को अपनाया था कि शायद यही एकमात्र विकास का जरिया है, डेवलपमेंट तो सिर्फ डेमोक्रेसी से ही होगा। उस समय शायद यही हमारी सोच रही होगी। लेकिन आज आज़ादी के 70 साल गुजर जाने के बाद अगर हम देखें तो कहाँ खड़े हैं हम बाकी दुनिया के मुकाबले। कितनी तरक्की विकास कर पाए हम इन 70 सालों में, कितनी हुई हमारी जीडीपी। बस इतना ही हमारी काबिलियत में था, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते थे। कहाँ अटक गए हैं हम इन 70 सालों से। आज़ादी के बाद अब तक की देश की राजनीतिक इतिहास को ठीक से अगर हम विश्लेषण करें तो कुछ बेहद कड़वे सच सामने आते हैं। इन्हीं विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला, इलेक्शन और वोट बैंक पॉलिटिक्स। 70 सालों से हम इसी इलेक्शन और वोट बैंक पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं। इलेक्शन देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बन गया है। इन 70 सालों से हमारी ज़्यादातर सरकारों ने सिर्फ इलेक्शन और वोट बैंक पॉलिटिक्स को ही अपना उद्देश्य बनाया है, ना कि देश व राज्य के विकास को। इस चुनावी लोकतंत्र ने आज़ादी के बाद अब तक की हमारी लगभग सभी सरकारों को सिर्फ इलेक्शन और वोट बैंक पर केंद्रित कर रखा है। सरकारों को बस इलेक्शन और इलेक्शन की मैनेजमेंट में ही बिजी रहना पड़ता है। कोई सरकार भला अगला इलेक्शन हारना चाहेगी? बिल्कुल नहीं। तो लगभग हर एक सरकारों ने सिर्फ उस किस्म की योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया, उन स्कीमों पर ज़्यादा ध्यान दिया जिससे अगला इलेक्शन जीतने में आसानी हो। अब भला गरीब जनता को देश की दूरगामी लॉन्ग टर्म विकास से ज़्यादा फ्री स्कीम से ही तो मतलब होगा ना। यूरोप और अमेरिका की सरकारें शायद इतना फ्री में नहीं देती जितना गरीब भारत की कुछ राज्य सरकारें फ्री में देती हैं। अगर फ्री स्कीम्स के नाम पर इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद होता रहेगा तो विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो कैसे होगा हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा? दूसरा, सरकारों की शक्ति व अधिकार सीमित। लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाने के कारण भारत की इलेक्टेड सरकारों की शक्ति व अधिकार भी सीमित है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सरकार सबसे शक्तिशाली नहीं होते। यहाँ सरकार अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकती। कई बार सरकार असहाय दिखती है। यहाँ जनता की चुनी हुई सरकार को कुछ नया काम करने के लिए या कोई ज़रूरी कानून बनाने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। किसी बिल को कानून बनने के लिए बारी बारी से संयुक्त संसदीय समिति, लोकसभा और राज्यसभा से गुजरना पड़ता है। कई बार नया बिल बस संसदीय समिति में ही सालों तक अटका पड़ा रहता है। सालों बाद वहाँ से बिल निकलकर लोकसभा में तो पेश होता है। अब वहाँ से उस बिल को पास करवाना सरकार के लिए आसान नहीं होता, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है उस बिल को राज्यसभा से पास करवाना। अब राज्यसभा से उस बिल को पास करवाना क्यों ज़्यादा मुश्किल होता है, इसको मुझे आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलो मान लिया राज्यसभा से भी बिल पास हो गया, कानून भी बन गया। अब इसके बाद आता है कोर्ट, न्यायिक समीक्षा। अब जो कानून तमाम जांचों के बाद, सालों की मेहनत के बाद और बड़ी मुश्किल से बनकर निकला हो, उस कानून को फिर से शुरू से लेकर उसकी हर एक पहलू को न्याय की कसौटी पर तोला जाता है। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट में जांच चले तब तक कानून पर रोक भी लग सकती है, और यहाँ तक कि कानून रद्द भी हो सकता है। जरा सोचिए इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय बर्बाद होता है, सरकार का कितना ज़्यादा समय बर्बाद होता है। विधेयक बनने से लेकर न्यायिक समीक्षा तक सालों साल निकल जाते हैं।
कानून बनने में ही सालों साल लग जाते हैं और उसके बनने के बाद न्यायिक समीक्षा में कानून का रद्द होने का डर। इन सब का कितना बुरा असर पड़ता होगा हमारी सरकारों की मनोबल पर, कॉन्फिडेंस पर। इसलिए इन 70 सालों में हमारी सरकारें कुछ नया या कुछ कठोर सुधार करने से कतराती रही हैं। इस तरह से भारत की जनता की चुनी हुई सरकार जनता की आशा के अनुरूप काम करने में असमर्थ रहती है। तीसरा, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। भारत लिबरल डेमोक्रेसी होने के कारण यहाँ हर किसी को सरकार के किसी भी कामों का, सरकार की किसी भी नीति का विरोध करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक कोई विरोधी सांसद हो या फिर देश का आम नागरिक, हर कोई सरकार के हर एक कामों का सिवाय कुछ विचार किए बस विरोध करता रहता है। आए दिन सरकार के खिलाफ धरना आंदोलन होते रहते हैं और कई बार ऐसे आंदोलन हिंसक रूप ले लेते हैं। आए दिन विरोध आंदोलन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे देश का भारी नुकसान होता आया है। कई जाने जाती हैं ऐसे हिंसक प्रदर्शन से बाकी दुनिया में देश की छवि भी गिरती है। एफडीआई पर बुरा असर पड़ता है। विरोध के नाम पर होने वाले ऐसे हिंसक वारदातों को लगाम देना सरकारों के लिए भी आसान नहीं होता। और ये सोचकर कि कहीं हिंसा न भड़के, हमारी सरकारें कई ज़रूरी और संवेदनशील मुद्दों को टालती आई हैं, या यूँ कहें टालने पर विवश हैं। जैसे CAA का लागू होने में देरी, NRC, पॉपुलेशन कंट्रोल, यूनिफॉर्म सिविल कोड आदि गंभीर व अत्यावश्यक मुद्दों को टालना उसी डर का नतीजा है। देश में हिंसा होने के डर से हमारी सरकारों का मनोबल इतना टूट जाता है कि सरकारें कठोर कदम या कठोर सुधार करने से दूर ही रहती हैं। चौथा, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं मौलिक अधिकार। लिबरल डेमोक्रेसी में न्यायपालिका ही सर्वोच्च होती है, सरकार नहीं। सरकार कोर्ट के हर एक निर्देश को पालन करने के लिए मजबूर रहती है। कोर्ट में आए दिन सरकारों के तमाम कानूनों के खिलाफ समीक्षा होती रहती है। सिर्फ कानूनों की नहीं, सरकार के हर एक कामों की समीक्षा होती रहती है, जिससे हमारी सरकारों को सिर्फ न्यायालयों में ही बिजी रहना पड़ता है और इससे सरकारों की कामों पर भी बुरा असर पड़ता है। और इसके अलावा लिबरल डेमोक्रेसी के कारण जो मौलिक अधिकार हर एक नागरिक को मिले हैं, उस मौलिक अधिकार के हनन के नाम पर, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के नाम पर सरकार के तमाम प्रोजेक्ट के खिलाफ अनगिनत याचिकाएं दायर होती रहती हैं और जिससे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, आर्थिक विकास के प्रोजेक्ट सालों साल कोर्ट में ही लटके पड़े रहते हैं और इससे देश का नुकसान ही नुकसान होता रहता है। और बेचारी सरकार, जिसको जनता ने अपने पसंद से जनता के काम करने के लिए चुना हो, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बस कोर्ट में चक्कर काटती रह जाती है। पांचवा, बहुदलीय व्यवस्था। ये तो हमारे भारत पर सबसे बड़ा अभिशाप ही बना हुआ है। लिबरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के कारण हमारे भारत में अनगिनत राजनीतिक दल हैं। इससे इलेक्शन के समय जनता असमंजस में फंस जाती है और वोट या जनादेश का व्यापक तौर पर विभाजन होता है। तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जनमत तैयार करती हैं, जिससे अफवाह, दुष्प्रचार फैलना, सांप्रदायिक हिंसा भड़कना, दंगा भड़कना एक आम बात हो गई है और इससे देश का नुकसान ही नुकसान होता आया है। छठा, कमज़ोर और मजबूर गठबंधन सरकारें। लिबरल डेमोक्रेसी का एक प्रमुख देन है कमज़ोर और मजबूर गठबंधन सरकारें। विकास के क्षेत्र में देश का पिछड़ने का ये एक प्रमुख कारण है। मल्टी पार्टी सिस्टम होने के कारण किसी एक दल को बहुमत मिलना मुश्किल होता है और तब बनती है गठबंधन सरकार।
1984 से लेकर 2014 तक तो देश में यही होता रहा। गठबंधन सरकार को घोटालों की सरकार कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन सरकार मजबूरी की सरकार होती है। यहाँ सरकार को बनाए रखने के लिए सबको संतुष्ट रखना पड़ता है, इसलिए घोटाले सामने आने पर भी उसके खिलाफ एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार सरकार 5 साल तो दूर 1 साल भी नहीं चल पाती। ऐसी नौबत देश में अब तक कई बार आ चुकी है। ऐसे हालातों में ऐसे कमज़ोर और मजबूर गठबंधन सरकारों के लिए, चाहे वो देश के हित में ही क्यों ना हो, कठोर फैसला लेना मुश्किल होता है। और तब देश का विकास और इससे जुड़े तमाम मुद्दे, आर्थिक नीतियाँ बाधित होती हैं तथा देश का आर्थिक व सामाजिक नुकसान ही नुकसान होता है। 7वां, अस्थिर सरकारें। डेमोक्रेटिक भारत में सरकारें सिर्फ 5 साल के लिए होती हैं, और सिर्फ 5 साल विकास के लिए तो दूर, विकास का ढांचा विकसित होने के लिए भी कम पड़ जाते हैं। सरकारें अपनी विकास की मॉडल को लागू मात्रा कर रही होती हैं कि तभी इलेक्शन आ जाता है और सरकार बदल जाती है। इससे उस सरकार की तमाम आर्थिक व सामाजिक नीतियाँ, योजनाएं सब धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि नई पार्टी की सरकार आते ही नई नीतियाँ, नई योजनाएं सब शुरू से बनते हैं। और इस तरह से हमारे देश में केंद्र हो या राज्य, दोनों ही स्तरों पर हर 5 सालों पर सरकार की नीतियां बदलती रहती हैं, जिससे आर्थिक क्षेत्र पर निवेश, एफडीआई तथा देश व राज्य का ओवरऑल डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता आया है। और हर 5 सालों में सरकार के आर्थिक नीति बदल जाने के डर से देश में इन्वेस्टमेंट का माहौल बनना मुश्किल होता है। और इसके अलावा सरकार के बदलते रहने से देश की विदेश नीति भी बदलती रहती है, और जिससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्तर पर देश के लिहाज से अच्छा नहीं होता। 8वां, सरकारों के बीच असहयोग। ये तो हमारे देश की एक जटिल समस्या है। सुनने में तो लिबरल और डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छे शब्द हैं, एक दूसरे को सहयोग करना, मिलकर काम करना आदि आदि, लेकिन हकीकत में इसका पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरी पार्टी को बदनाम करना, अपने विरोधी सरकारों के कामों पर बाधा डालना, उसे रोकना आदि भारतीय लोकतंत्र की एक आम बात हो गई है। इसी वजह से अगर केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग पार्टी की हो, तब इन सरकारों के बीच आर्थिक मुद्दों पर, विकास की परियोजना पर और प्रशासन के मुद्दों पर सहयोग होना मुश्किल हो जाता है, और जिससे आर्थिक विकास बाधित होने के साथ साथ कई बार लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी आन पड़ती है। दोस्तों, संविधान में तो शायद एक भी राजनीतिक पार्टी का नाम तक नहीं है, लेकिन हमारे डेमोक्रेसी की इस लिबरल स्ट्रक्चर के कारण देश में इतने सारे राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं जो आज देश के विकास पर एक बोझ बन गए हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी डेमोक्रेसी की कड़वी बातें, मगर 100% यथार्थ, क्योंकि ये तो 1950 से लेकर अब तक हमारा इतिहास रहा है। अब दोस्तों, आप ही बताइए, भारत पर वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी को लागू करना क्या सही था? जो लिबरल डेमोक्रेसी पश्चिम में धीरे धीरे से विकसित हुआ था, उस लिबरल डेमोक्रेसी को एक झटके में ही भारत पर लागू करना कितना सही था? डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करते समय क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए था कि डेमोक्रेसी के दम पर किसी एक देश ने भी अपना विकास किया भी था या नहीं? डेमोक्रेसी को अपनाने के कारण भारत का जितना भी विकास हुआ है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। और जाते जाते एक और आखिरी सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूँ कि क्या वर्तमान दुनिया में एक भी ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या करोड़ों में हो और जिसने सिर्फ डेमोक्रेसी के दम पर ही अपने को अमीर व विकसित बनाया हो? आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।